हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आपकी 7th थ्योरी क्लास है। इससे पहले की सभी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे हैं वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इससे प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए, ये आपको इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाले, जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। और यहाँ पे हम नीलिट ओ लेवल और CCC सिलेबस दोनों के सिलेबस पर बेस्ड थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कल की क्लास में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था, लेकिन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हमने डिफरेंट बेसिस पे कल पढ़ी थी। आज हम डिफरेंट क्राइटेरिया पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। तो हर क्लास के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, कीबोर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, देखो MS वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन कीबोर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, आपका एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर। और इसे आप एक इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, वो टेंजिबल कंपोनेंट्स, वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ना कि सॉफ्टवेयर। अगर बात करें MS वर्ड, MS एक्सेल, तो ये दोनों आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। बट अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, तो ये आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन डेप्थ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलना है। ये आपका एक OS है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से क्या यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एज अ इंटरफेस की तरह काम करता है? मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र थ्रेड या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, एज अ इंटरमीडिएटरी या फिर एज अ इंटरफेस काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यूज़र डायरेक्टली क्या कर सकता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसके लिए बीच में एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। Next is question number 3, the only language that the computer can process or execute is called। ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस और एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ होता नहीं है, मशीन लैंग्वेज ही आपकी 0 और 1 पर बेस्ड लैंग्वेज होती है, जैसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसे आप बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उस केस में हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं आपके
ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है? लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या वर्ड की, तो ये अलग अलग टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? लिनक्स होता है, बिल्कुल होता है। एप्पल मैक ओएस भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। इनमें से कौन लैंग्वेज प्रोसेसर है? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। ये कोई लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर लिनक्स भी नहीं है, बिकॉज लिनक्स क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि दो तो वैसे गलत हो गए। तो यहाँ पे कंपाइलर इज़ द राइट आंसर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, एंड असेंबलर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर के। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल में कल की क्लास में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में। स्पीड ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर को हम मेजर करते हैं किसके अंदर? PPM में। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है? PPM, पेजेस पर मिनट। P फॉर पेजेस, P फॉर पर एंड M फॉर मिनट, PPM, ठीक है। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ पेजेस आपका प्रिंटर प्रिंट करेगा, ये उसकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। और DPI क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ये क्या होता है इसको डिस्कस किया था कल की क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे श्वेता ने बिल्कुल ठीक दिए थे, ठीक है। तो वेरी गुड श्वेता। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक डाउट है, बैंड प्रिंटर्स क्या होते हैं? तो बैंड प्रिंटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है आपका तो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या होते हैं बैंड प्रिंटर्स। देखो यहाँ पे अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब यहाँ पे नॉइस होती है। इम्पैक्ट मतलब क्या है? नॉइस जहाँ पे होती है। तो अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर विच कंटेन्स अ मेटल बैंड विद करेक्टर्स शेप इम्प्रिंटेड ऑन इट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस फिगर के अंदर एक बैंड सा है। ये क्या है? प्रिंट बैंड है आपका, जिसमें क्या है आपके करेक्टर्स की शेप्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ABCD इस टाइप से सिंबल्स, नंबर्स लिखे होते हैं। तो सारे करेक्टर्स यहाँ पे इस बैंड के ऊपर इम्प्रिंटेड होते हैं। अब ड्यूरिंग आउटपुट के केस में क्या होता है? द बैंड रोटेट्स हॉरिजॉन्टली। ये जो बैंड है ना, pass the paper and a hammer strikes the band opposite the appropriate character, pressing it through an inked ribbon and onto the paper, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये बैंड जो है वो रोटेट करता है हॉरिजॉन्टली पेपर के चारों ओर, उस वक्त क्या होता है, एक हैमर होता है। ये आपका हैमर, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका हैमर है, ये आपका हैमर है। ये हैमर जो है ना, ये स्ट्राइक करता है आपके बैंड को पीछे की साइड से, ठीक है। और जैसे ही ये स्ट्राइक करता है तो वो करेक्टर क्या होता है, वो इंक की वजह से छप जाता है आपके पेपर के ऊपर। तो इस टाइप से इसके अंदर प्रिंटिंग होती है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सारे करेक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक बैंड पे लिखे होते हैं, उनके शेप बने होते हैं। और जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है उस बैंड को, तो इंक की वजह से क्या होता है, जो एक रिबन लगा होता है, इंक रिबन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो रिबन, यहाँ पे इंक वाला रिबन है। इस रिबन की वजह से इसमें इंक लगी होती है, वो करेक्टर्स का जो एक इम्प्रेशन है वो आपके पेपर के ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पेपर पे प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है।
तो बैंड प्रिंटर्स कैन प्रिंट फ्रॉम 300 टू 2000 लाइन्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर ये 300 से लेकर 2000 लाइन्स तक प्रिंट कर देते हैं। और इनको हम बेल्ट प्रिंटर भी कहते हैं, बिकॉज बेल्ट की शेप भी कुछ इसी टाइप की होती है ना, ऐसे और ऐसे, इस टाइप से। तो इसे आप बैंड प्रिंटर्स और बेल्ट प्रिंटर कहते हो। ये एक टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। जहाँ पर भी हैमर होगा वहाँ पर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होना ही होना है, बिकॉज हैमर से क्या होता है, नॉइज़ क्रिएट होती है, प्रिंटिंग के वक्त आपको टक 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 की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपके होते हैं क्या, बैंड प्रिंटर्स, ठीक है। और ये इनका इंटरनल मैकेनिज्म है, आपका पेपर है, आपका क्या है, नैरो रिबन है, यहाँ मैग्नेट है, ऊपर हैमर है, एंड ये आपका क्या है, स्कैलोप्ड स्टील प्रिंट बैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका बैंड प्रिंटर्स काम करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कल की क्लास में हमने सॉफ्टवेयर की 3 ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस करी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और इन तीनों के फर्दर डिफरेंट टाइप पढ़े थे और एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया है, ठीक है। तो इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम एक और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की। द सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी और शेयरेबिलिटी के बेसिस पे आपने सॉफ्टवेयर को एक फिर से क्लासिफिकेशन की है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इसका बेसिस है ना, वो है अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी। आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, और आप उसे कहाँ तक शेयर कर सकते हो, क्या कोई क्राइटेरिया है शेयर करने का, या फिर आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो इन 2 क्राइटेरिया के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज़ गिवन एज बिलो। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एंड एडवेयर। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फ्रीवेयर के साथ। देखो यहाँ पे फ्रीवेयर क्या होते हैं, फ्रीवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। देखो, freeware software is available without any cost. Any user can download it from the internet and use it without paying any fees. मतलब freeware software वो सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप बिना पैसे दिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी यूज़र डायरेक्टली इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर सकता है और बिना फीस पे करे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट हो, आपको उस पर पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं आप सबके लिए, ठीक है। देखो, हाउएवर फ्रीवेयर डज नॉट प्रोवाइड एनी लिबर्टी फॉर मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, भले ये आपको फ्रीली मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन आप इनके सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि इन सॉफ्टवेयर पे आप कस्टमाइजेशन लगा के अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है फ्रीवेयर के केस में, ठीक है। एंड चार्जिंग अ फ़ी फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप अगर ऐसा करोगे कि इन सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ़ीस चार्ज करोगे किसी से भी, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसकी परमिशन अलाउड नहीं होती है, ठीक है। आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन से देखो, एडोब रीडर, ऑडेसिटी, IMG बर्न, रेक्यूवा, स्काइप, टीम व्यूअर एंड याहू मैसेंजर। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है जो आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिनके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इन्हें फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई समझ, आगे बढ़े। यहाँ पे इनकी पिक्चर्स में इनके सारे सिंबल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। It is a software that is freely distributed to users on a trial basis। मतलब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर
फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूज़र्स को, लेकिन ट्रायल बेसिस के लिए, ठीक है। आफ्टर ट्रायल आपको इसकी पेमेंट करनी होगी अगर आपको पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इसके सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो। इट यूजुअली कम्स विद अ time limit, and when the time limit expires the user is asked to pay for the continued services। ठीक है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको ट्रायल पर्पस के लिए मिलते हैं फॉर 10 डेज़, 1 मंथ, 5 डेज़। उनको आप यूज़ करो और उसके बाद जैसे टाइम लिमिट आपकी एक्सपायर हो जाती है उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है अगर आपको सर्विस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आपके पास कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ओपन हो जाते हैं जो आपको ट्रायल बेसिस के अंदर नहीं मिलते हैं। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, जैसे कि देखो एडवेयर, डोनेशन वेयर, नैगवेयर, फ्रीमियम एंड डेमोवेयर, जिसमें कि क्रिपल वेयर और ट्रायल वेयर होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको यहाँ पे बस ये पॉइंट्स याद करने हैं कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ट्रायल बेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं और जैसे ही टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है अगर आपको सर्विसेज कंटिन्यू करनी है आगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ याद करने पड़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि विनजिप, एडोब एक्रोबैट, गेट राइट एंड PHP डिबगर, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके, शेयरवेयर के। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, डबल स्टार कर लो इसे। देखो These kinds of software are available to users with the source code, which means that a user can freely distribute and modify the software and add additional features to the software. Open source software can either be free or चार्जेबल। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं इसी स्टेटमेंट के अंदर से। क्या पूछते हैं, देखो ओपन सोर्स, इसका मतलब ही क्या है, ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, एनीवन कैन यूज़ इट एंड मॉडिफाई इट। मतलब यहाँ पे ये वो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर यूज़र्स को इसका सोर्स कोड अवेलेबल करवा दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यूज़र्स इसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं और अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मार्केट इम्पॉर्टेंट, मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इसका सोर्स कोड क्या है, अवेलेबल होता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके फ्री भी हो सकते हैं और चार्जेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अपाचे वेब सर्वर, GNU कंपाइलर कलेक्शन, मूडल, मोजिला फायरफॉक्स इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थंडरबर्ड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ऐड कर लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिनक्स। लिनक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स हो गया आपका और यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्डप्रेस, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर जो अबंतु है वो भी आपका एक लिनक्स का ही क्या होता है, फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे अबंतु भी आपका क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। जावा, वर्डप्रेस, अपाचे, मोजिला फायरफॉक्स, ब्लेंडर, ओपन ऑफिस, ये सारे क्या हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स याद करने हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, फ्रीवेयर कौन सा होता है, शेयरवेयर कौन सा होता है, ताकि जो भी आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए वहाँ पे आप उसका आंसर कर पाएँ, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है आपकी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है और यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, क्लोज्ड सोर्स मतलब यहाँ पे सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल नहीं होगा, ये क्लोज्ड है। अगर बात करें ओपन सोर्स की तो यहाँ पे सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल था, कोई भी यूज़र उसके अंदर एडिशनल फीचर ऐड कर सकता था, लेकिन अब क्लोज्ड सोर्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है।
दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको इसका सेकंड नेम भी याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसे। दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर यूजुअली पेड। ये एप्लीकेशंस क्या होती है, पेड होती है, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं। और यहाँ पे सोर्स कोड जो होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, पेटेंट होता है डेवलपर का। जिस भी डेवलपर ने उस सोर्स कोड को क्रिएट किया है उसका पेटेंट वो अपने पास रखता है। आप उस सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, ठीक है। The use of these is very restricted and usually the source code is preserved and kept as a secret। आप यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सोर्स कोड क्या होता है, प्रिजर्व होता है, और यहाँ पे सीक्रेट के तौर पे उन्होंने सोर्स कोड को रखा होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आपका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर एग्ज़ाम में मैंने देखा है, ये एक क्या है, प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आप जानते हो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स है वो आपके हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा पर्सन इनके सोर्स कोड के साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इनका पेटेंट इनके डेवलपर के पास ही है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे एडवेयर के बारे में। एडवेयर क्या है, एक टाइप ऑफ शेयरवेयर ही है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो, जो एडवेयर होता है ना, वो एक शेयरवेयर का ही टाइप होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये अक्सर अलग से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से डाल दिया है, ठीक है। तो ये शेयरवेयर का ही टाइप होता है। एडवेयर, ठीक है। देखो, एडवेयर ऑफन कॉल्ड एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ये आपका होता है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर बाय इट्स डेवलपर्स इज अ सॉफ्टवेयर दैट जनरेट्स रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर और ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूजर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आपने देखा होगा कई कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पर एड्स आती हैं बहुत सारी, ठीक है। वो एड्स अपने आप ऑनलाइन जनरेट हो जाती है और ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एडवेयर, मतलब एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। जिन भी डेवलपर ने उन्हें बनाया होता है वो उनको रेवेन्यू देने के लिए एड्स दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐड देखते हो, लेट सपोज आपने 1 मिनट की ऐड देखी, तो उस ऐड का जो पैसा हुआ ना जमा, वो उस डेवलपर के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के इंटरफेस पर एड्स दिखाते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे द सॉफ्टवेयर में जनरेट 2 टाइप ऑफ रेवेन्यूज़। तो एडवेयर 2 टाइप के रेवेन्यूज़ को जनरेट करता है। कौन कौन से? वन इज़ फॉर द डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आपने ऐड देख ली तो इसका रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसके साथ साथ पे पर क्लिक बेसिस इफ़ द यूज़र क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आपने ऐड पे क्लिक किया तो जितनी बार उस पर क्लिक करेंगे यूज़र्स, उतनी बार क्या होगा, पेमेंट जनरेट होती रहेगी डेवलपर के लिए, ठीक है। तो क्लिक पर पैसा मिलता है डेवलपर को। जितनी बार यूज़र्स ऐड पे क्लिक करते हैं उतना पैसा भी मिलता है डेवलपर को, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एडवेयर्स। सम एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ स्पाईवेयर collecting and reporting data about the user to be sold or used for targeted advertising and user profiling। लेकिन देखो एडवेयर्स के अंदर ना एक खतरा भी होता है और अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं, स्पाईवेयर की तरह एक्ट करती है। वो आपके, जैसे आपने मान लो अपने फ़ोन में खोल लिया कोई सॉफ्टवेयर, आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसमें एड्स आती हैं। जब भी आप उसे यूज़ करते हो उसमें एड्स वगैरह आती है, तो वो जो एड्स होती है ना, वो एक स्पाईवेयर की तरह एक्ट करती है। मतलब वो आपके डेटा को कैप्चर कर रही है, कलेक्ट कर रही है और उस डेटा को अपने डेवलपर को क्या कर रही है, पास ऑन कर रही है। जिससे क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, वो आगे बेच सकता है। जैसे कि किसी को एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उससे यूज़र्स चाहिए, तो उनका डेटा वो आगे सेल कर देता है। तो इससे ये खतरा भी रहता है, इसीलिए आपको एडवेयर वाले सॉफ्टवेयर को जनरली इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ना एड्स डिफरेंट वेराइटी से आ सकते हैं। जैसे कि एक स्टैटिक बॉक्स डिस्प्ले है,
मतलब एक ऐसा बॉक्स है जो हमेशा वहाँ पे रहता है, जिसके अंदर एड्स आती रहती है, वो अपने आप क्या होती है, रिफ़्रेश होती रहती है। या फिर एक डिस्प्ले बैनर है साइड के अंदर, जिसके अंदर ऐड आती है, या फिर फुल स्क्रीन पे ऐड आती है, या एक वीडियो की ऐड आती है, या फिर पॉपअप्स ऐड भी होती है, और इन सम अदर फॉर्म। तो इन वैरायटी में ऐड आ सकती है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैरी हेल्थ, एथिकल, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क फॉर द यूज़र्स। ठीक है, तो इन एड्स में क्या होता है, काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। एक तो सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है, प्राइवेसी रिस्क है, एथिकल रिस्क भी है, और हेल्थ रिस्क भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फर्मवेयर, जो एक टाइप ऑफ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कल की क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इसे आज इंक्लूड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। फर्मवेयर और मिडलवेयर हम दोनों को डिस्कस करेंगे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर इज़ द परमानेंट सॉफ्टवेयर, एक मिनट, फर्मवेयर इज़ द परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज़ एम्बेडेड इनटू अ रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका होता है परमानेंट सॉफ्टवेयर जो आपके रीड ओनली मेमोरी रोम के अंदर रिसाइड करता है। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ हार्डवेयर डिवाइस। तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ द डिवाइस इंट्रैक्ट विद द अदर हार्डवेयर। तो उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपका डिवाइस जो है वो अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने वाला है। फर्मवेयर कैन बी कंसीडर्ड एज सेमी परमानेंट। फर्मवेयर को हम सेमी परमानेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या है, देखो रोम जो होती है ना, उसके डिफरेंट कैटेगरीज अब अवेलेबल है, जैसे कि पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो उसके अंदर रोम को भी आप दोबारा से प्रोग्रामेबल बना सकते हो, इवन इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे सेमी परमानेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जब तक परमानेंट रहेगा, जब तक ये अपडेट ना हो जाए यूजिंग अ फर्मवेयर अपडेटर। तो हमारे पास अब क्या आ गए हैं, फर्मवेयर अपडेटर आ गया, जिसकी हेल्प से आप फर्मवेयर को अपडेट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, अलग से फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, तो इसके लिए आप फर्मवेयर अपडेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका, ये जब तक परमानेंट है, जब तक आप इसे अपडेट नहीं कर रहे हो यूजिंग फर्मवेयर अपडेटर। ठीक है, तो यहाँ पे रोम की अलग अलग कैटेगरीज है, जिसकी हेल्प से आप रोम को इरेज कर सकते हो और दोबारा से प्रोग्रामेबल बना सकते हो, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, अब देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मवेयर आर। फर्मवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ बायोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट इज कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंज्यूमर एप्लीकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड UEFI। ये सब क्या है, आपके फर्मवेयर के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे हम मिडलवेयर के बारे में। देखो यहाँ पे क्या होते हैं मिडलवेयर। Middleware, as name suggests, is simply a type of software that lies between the operating system and applications that are running on it to provide services as well as act as a bridge among the applications and other database और tools। तो बेसिकली मिडलवेयर का नाम क्या है, मिडल में रहता है ये। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो उसके ऊपर रन कर रहे हैं उसके बीच में काम करता है। ठीक है, आपके OS के ऊपर आप एप्लीकेशंस रन करते हो ना, तो उन एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ब्रिज कौन बनाता है, आपका मिडलवेयर। ठीक है, There are many type of middleware, some such as message brokers or transaction processing monitors focus on one type of communication। ठीक है, जब आप और आपका बैंक कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर भी आपके बीच में क्या होते हैं, मिडलवेयर्स काम करते हैं। जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर, ये एक मिडलवेयर है। ठीक है, जो आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये उसे मॉनिटर करता है। अदर सच एज वेब
application servers or mobile device middleware provide the full range of communication and connectivity capabilities needed to build a particular type of application। तो आप सिंपल से ये बात समझिए कि मिडलवेयर आपके वो पर्टिकुलर क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं जो एप्लीकेशंस और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में रहते हैं और क्या करते हैं, उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपके मिडलवेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर MOM, डेटा और डेटाबेस मिडलवेयर, या फिर API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मिडलवेयर। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मिडलवेयर्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, जो कि ई लेटर पे बेस्ड है। इसके पहले हम ABCD तक सारी फुल फॉर्म्स कवर अप कर चुके हैं, तो यहाँ पर ई लेटर पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, देखो यहाँ पे फर्स्ट इज EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाला क्या है, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज EBCDIC, ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंने खुद से ये देखा है कि कई बार डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज EDSAC, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मार्केट इम्पॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे C का मतलब कंप्यूटर नहीं है बल्कि क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो यहाँ पे रोम के टाइप्स हैं ये, मतलब यहाँ पे आप रोम को इरेज कर सकते हो, किसे वाले को, EPROM वाले को। नेक्स्ट इज EEPROM, तो यहाँ पे इरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं UV रेस का, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती है ना, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करा जाता है। अब एक और कैटेगरी होती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इरेज करने के लिए आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल यहाँ पे करा जाता है। नेक्स्ट इज ईमेल, बहुत ही सिंपल सी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट इज EDO RAM, मतलब एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ठीक है, नेक्स्ट इज EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके बाद है EXE, जो आपका है एग्जीक्यूटेबल। जो भी सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं ना, एक्चुअली में वो .exe फॉर्मेट का होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल ही वो होती है। इसके बाद है E-कॉमर्स, इसके अंदर E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि इस E का मतलब क्या है, तो यहाँ पे E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बेस्ड ऑन द E लेटर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्लास देखने के बाद आप क्वेश्चंस का आंसर करना मत भूलना, बिकॉज जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के सब्सटीट्यूट पे यूज़ होता है और रोम के अंदर स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर मिडलवेयर। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देना। सेकेंड इज अ सॉफ्टवेयर दैट लाइज बिटवीन द OS एंड एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट। वो आपका सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में लाई करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एज अ ब्रिज वो लाई करता है OS और एप्लीकेशंस के बीच में जो OS के ऊपर चल रही हैं। आंसर में क्या आएगा इसका, फर्मवेयर, मिडलवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन आसान सा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, OSS स्टैंड्स फॉर। तो अगर आपने आज की क्लास देखी है ध्यान से तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम सर्विस, सेकंड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज
फर्मवेयर कहाँ पे स्टोर होता है, कैश मेमोरी के अंदर, रैम में, एक्सटर्नल मेमोरी में या फिर रोम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रोग्राम्स जो फुल डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उसे क्या बोलेंगे आप, सॉफ्टवेयर पैकेज कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे या फिर फाइल पैकेज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम को अलाउ करता है, इससे ज़्यादा प्रोग्राम वो अलाउ नहीं करेगा, लिनक्स, विंडोज़, मैक या फिर डॉस। तो काफ़ी आसान सा ये भी क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे अगर आप क्लासेस ध्यान से देखते हो तो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सभी के सभी सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी को। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए हमसे आपको लिंक यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ओ लेवल का पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है 20 अक्टूबर से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं M3R5 और M4R5 के लिए, पाइथन और IoT के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल्स के लिए आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली बात कर सकते हो। काफ़ी हेल्प करेगा वो कोर्स आपको, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, एक ही बारी में एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो रहे हैं वो परेशान मत हो, डायरेक्टली आप बात करो, आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।